हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका इस पहले लेक्चर वाले वीडियो में, जहां मैं पढ़ाने वाला हूं बीबीए कोर्सेज़ के यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में समझाऊंगा, यूनिट्स के बारे में समझाऊंगा, आने वाले टॉपिक्स को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो कोशिश है कि ये पहली वीडियो है तो ज़्यादा लंबा ना जाए। इसके बाद जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो बोर्ड पे आते हैं हम लोग। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर आप लोगों का स्वागत करता है। और आप लोगों को बता दूं, जो कि ये बीबीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न्स यहीं से मैं चालू कर रहा हूँ। स्टार्टिंग वीडियो है तो पहले ये समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कुछ लोग नए भी होंगे, शायद जानकारियाँ का अभाव हो, जानकारी के अभाव के कारण भी बातें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए, तो बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए का फुल फॉर्म है आपका। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, यहाँ पे मैं कुछ बातें यहाँ क्लियर कर दूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो आपके ग्रेजुएशन वाले कोर्सेस हैं, ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन वाले कोर्सेस हैं पहले आपके 3 साल के हुआ करते थे। ये आप लोग को ज्ञात होगा अच्छे से कि पहले चाहे बीए हो गए, बीबीए हो गए, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, ये सारे जो ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, ये सारे पहले 3 साल के हुआ करते थे। यानी कि जो आप एग्ज़ाम्स देते थे पहले, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि जो आप एग्ज़ाम्स पहले देते थे वो साल के अंत में, यानी कि ईयरली वाइज, ठीक है, ईयरली वाइज यानी कि साल के अंत में जो है इसके एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। यानी कि 3 साल में आपके 3 एग्ज़ाम्स होते थे। 3 साल में आपके 3 एग्ज़ाम्स होते थे। उसके बाद आपको मार्कशीट मिल जाता था, सर्टिफिकेट मिल जाया करता था। 3 साल के बाद 3 एग्ज़ाम्स आपने दिया 3 साल में, और जो है आप ग्रेजुएट हो गए। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं शुरू से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब जो है एग्ज़ाम्स आपके सालाना यानी कि ईयरली वाइज ना होके, रुकिए यहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ईयरली वाइज ना होके, ठीक है, ईयरली वाइज ना होके सेमेस्टर वाइज किया गया है। यानी कि जो भी एक एग्ज़ाम्स आपके होंगे, हर एक एग्ज़ाम्स आपके 6 महीने में एक होंगे। 6 महीने में आपके एक एग्ज़ाम्स होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले आपका साल में एक होता था, अब आपके 6 महीने में एक होंगे। यानी कि एक साल में आपके 2 एग्ज़ाम्स होने हैं। एक साल में आपके 2 एग्ज़ाम्स होने हैं। जो आपका फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपके 2 एग्ज़ाम्स होंगे। जो होगा पहला सेमेस्टर के नाम से जाना जाएगा और दूसरा सेकंड सेमेस्टर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसका सेकेंड ईयर में आपके जो है, सेकेंड ईयर में जो है आपके वो वहाँ भी 2 एग्ज़ाम्स होंगे। थर्ड सेमेस्टर के नाम से जाना जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर के नाम से जाना जाएगा। थर्ड ईयर में जो कि आपका फाइनल ईयर होगा वो भी आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के नाम से जाना जाएगा। 3 साल में आपके 6 एग्ज़ाम्स होने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर। यही आपका आंकड़ा है एग्ज़ाम्स वाले। तो जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो हम लोग अब डिस्कस जो भी करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले पैटर्न्स, एग्ज़ाम्स, सिलेबस, सब्जेक्ट्स, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ को हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि एग्ज़ाम्स आपके 3 साल, मतलब जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का चलेगा, 6 सेमेस्टर्स होंगे। और जो एग्ज़ाम टाइम होगा आपका वही 3 घंटे का होगा, सॉरी, एग्ज़ाम टाइम आपको जो है 3 घंटे का, हर एक पेपर जो है आपके 3 घंटे का होगा, जहाँ भी आपका सेंटर जाए। जिसमें से 100 मार्क्स के जो है आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है, जिसमें से 70 या 75 मार्क्स के जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होंगे। एक्सटर्नल मतलब जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जहाँ पर आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, जो थ्योरी पेपर आप लिखेंगे 3 घंटे का, वो पेपर जो है 70 या 75 मार्क्स के होंगे। अब मैं यहाँ पे या क्यों कह रहा हूँ अभी बता दूंगा। उसके बाद जो है 30 या 35 मार्क्स के
30 या 25 मार्क्स के, सॉरी 30 या 25 मार्क्स के जो इंटरनल्स पेपर हैं वो आपके कॉलेज के अंदर जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है कॉलेज के थ्रू होगा, चाहे वो आपको अटेंडेंस के ऊपर मिले नंबर, या फिर कॉपी चेक में मिले नंबर, या फिर किसी तरह के असाइनमेंट में नंबर मिले। ये इंटरनल नंबर्स हो गए जो आपको मिलने वाले हैं। ये हो गया एक्सटर्नल जो आप एग्ज़ाम्स दे कर आएंगे बाहर से पेपर के लिए 3 घंटे का। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पहले वीडियो पूरे देखिएगा, उसके बाद कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो लास्ट में जो है अपनी राय रख दीजिएगा। हर हाल में जो है आपके सर्वश्रेष्ठ रख के हर एक बात का रिप्लाई किया जाएगा। अब इसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स, इसमें BBA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स, ये उनकी लिस्ट, उनकी सूची यहाँ पे दी गई है, जिसमें से ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, जो मैं रेड स्केच से जो यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा बात को। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट है। दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यापार अर्थशास्त्र। बेसिक अकाउंटिंग, बुनियादी लेखांकन। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी कि व्यवसायिक आंकड़े। बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस, व्यवसायिक नैतिकता और शासन। ये जो सब्जेक्ट्स आपके हैं 1 2 3 4 5, ये आपके आते हैं कोर सब्जेक्ट्स में, ये आपके आते हैं कोर सब्जेक्ट्स में, या फिर हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। थ्योरी पेपर जो एग्ज़ाम्स आप देंगे, पेपर्स जो देंगे आप इन विषयों पे देंगे, कोर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य और शास्त्र, हिंदी काव्य और शास्त्र ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीनिक वैल्यू एडेड सब्जेक्ट। बेसिक ऑफ कंप्यूटर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, ये भी जो है आपके कोर्सेस में लिखे गए हैं, जोड़े गए हैं। तो जो आप एग्ज़ाम्स देंगे BBA फर्स्ट सेमेस्टर, जो आपको रिजल्ट मिलेगा एग्ज़ाम के बाद, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में यही सारे सब्जेक्ट्स जो है मेंशन होंगे, जिनको आप जो आप लिखे होंगे उनके अनुसार आपको नंबर्स वगैरह दिए जाएंगे, क्या स्कोर होंगे वो उसमें प्रिंट किए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक बार देख लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा ना हो कि बाद में आप लोगों को बताया ना गया हो। ये जो रेड इसके समय मार्क कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है, ये आपके थ्योरी पेपर हो गए, ठीक है, ये आपके हो गए थ्योरी टाइप पेपर हो गए। ओके, लेकिन ये जो येलो स्केच से मैं कर रहा हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल टाइप्स के पेपर होंगे। यानी कि इन पेपर्स में आपके थ्योरी सवाल भी पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाएंगे करने के लिए, जिसमें न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, पर जो कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप थ्योरी करना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, लेकिन ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। धीरे धीरे जो है हम लोग न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देंगे। तो पहले चालू करते हैं हम लोग थ्योरी पेपर से, जो कि मैं पहले पढ़ाऊँगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए चालू करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये रहा यूनिट्स आपका। ये जो है सब्जेक्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट्स के फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। एक बार आप देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 यूनिट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक यूनिट जो है आपके 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ, यानी कि 2 लेक्चर्स में आपका एक यूनिट जो है ख़त्म करते हुए चलूँ, यानी कि 2, 2, 4, 6, 8, 10, मेरे ख्याल से 10 वीडियोस में या फिर 10 लेक्चर्स में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर अपवाद होगा अभी तो 11 से 12 वीडियोस जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे ग्रुप में जो है नोट्स वगैरह जो है इसके डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है। सब्जेक्ट्स जो आपको पहले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम लोग, एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम लोग चालू करने जा रहे हैं यूनिट 1 से, यूनिट्स 1 से, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन, परिचय, डेफिनेशन, मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के प्रकार, प्रबंधक के प्रकार, किस विभाग में मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रशासनिक और प्रबंधक में अंतर क्या है, मैनेजमेंट आपका साइंस भी है कि आर्ट है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहीं से उठता है आपका। ये 10 नंबर के सवाल में भी आ सकता है, 20 नंबर के सवाल में भी आ सकता है। फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, चलिए इन टॉपिक को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। कुछ बातें मैं बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोरिंग होने वाली कोई भी इसमें बात है नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ओके, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, प्रबंधक से आप क्या समझते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पे लेक्चर दे दूँ, छोटा सा जो है ग्राफ समझा दूँ, रुकिए। छोटा सा ग्राफ मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए टाटा कंपनी ये 2027 तक एक उद्देश्य रखती है। टाटा कंपनी 2027 तक एक जो है अपना उद्देश्य बनाती है, एक प्लान बनाती है कि हमें जो है, मेरे अंदर मतलब टाटा कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर, ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ाना है कम से कम 2000 तक। उदाहरण के लिए कि जितनी संख्या एम्प्लॉय जो टाटा कंपनी में काम कर रही है उनकी संख्या को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि कुछ न्यू मशीनरीज आने वाली है, कुछ न्यू मशीन्स आने वाली है। किस लिए आने वाली है न्यू मशीन्स? ताकि वो नए नए और प्रोडक्ट को जल्दी बना पाए। जैसे कि अगर टाटा कंपनी के पास मान लेते हैं 5 मशीन है, ठीक है, वो चिप्स की पैकेट बना रहे हैं, चिप्स के पैकेट बना रहे हैं 5 मशीन के द्वारा। एक मशीन एक घंटे में अगर 10 पैकेट बना रही है तो जाहिर सी बात है अगर 5 मशीन्स होंगे तो एक घंटे में आपके 50 पैकेट चिप्स बनाएंगे। क्लियर? लेकिन टाटा कंपनी ने कहा कि हम कुछ नए मशीनें ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि उन्होंने 10 मशीनें और ऐड कर, चलिए 5 मशीन और ऐड कर दी, +5, 5 मशीनों को और ऐड कर दिया। अगर पहले के 5 मशीन्स आपके 50 चिप्स बना रहे हैं, अब दोबारा से 5 मशीन्स और ऐड किए गए हैं, तो यानी कि आपके एक घंटे में जो है ये प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। 5 चिप्स इसमें, 50 चिप्स इसमें से, तो 50 चिप्स के पैकेट इस 5 मशीन से, यानी कि जो है प्रोडक्शन आपका बूस्ट हो गया। प्रोडक्शन जो है आपका बूस्ट हो गया। जहां कंपनी एक घंटे में 50 चिप्स की पैकेट बनाती थी वहां पे 100 चिप्स की पैकेट बनाने चालू हो गए। क्लियर है? तो इसीलिए उन्होंने जो है मशीन को बढ़ाना चाहा। लेकिन मशीन अगर 5 मशीनें बढ़ रही हैं तो हर मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, लास्ट फाइनल आउटपुट तक पहुंचाने के लिए जो है एम्प्लॉयज़ यानी कि लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो
तो इसीलिए उन्होंने जो है 2000 लोगों का एक व्यू रखा कि हमें जो है 2000 न्यू वैकेंसीज भी लाने हैं। क्यों? क्योंकि हम नए मशीनें ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं न्यू मशीन्स? ताकि 2025 तक जो प्रॉफिट वो कमा रहे, फॉर एग्जांपल अगर वो हर साल 2026 तक अगर उन्होंने 2 करोड़ का, ठीक है, 2 CR 2 CR मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर 2026 में उन्होंने 2 करोड़ का जो है बिजनेस किया, टर्नओवर किया, अब वो चाह रहे कि 2027 तक जो है वो इसको बढ़ा के 5 करोड़ कर ले, यानी कि एक साल में जो है 5 करोड़ का जो है टर्नओवर तुरंत जो है कंपनी अचीव कर ले। तो कंपनी का व्यू है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे जो है वो उस गोल तक जाना है, उस गोल तक जाना है। सबसे पहले जो है 2 करोड़ का अचीव था 2026 तक, कंपनी ने अचीव कर लिया। अब उनका कहना है कि 2027 तक हमें जो है 5 करोड़ का टर्नओवर करना है टाटा कंपनी के द्वारा। वो इसके लिए क्या करेंगी, वो उन्होंने प्लान भी बनाया है कि हम न्यू वैकेंसीज निकालेंगे, न्यू मशीनरी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरह का व्यू है संघर्ष है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति, टाटा कंपनी या कोई बॉडी हो गई, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन, संस्था अगर अपने गोल को अचीव करना चाहती है, ठीक है, यहाँ उनका गोल है, एक जो है उद्देश्य है कि हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, एक गोल है, अगर अचीव करना चाहती है तो उन्हें एक प्रॉपर साधन की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोसेस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फिर से जो शब्द लिख रहा हूँ वो आपके नज़र में बने रहें। एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसेस हो गए, प्रोसेस यानी कि जो माध्यम फॉलो होगा हर एक तरीके से होगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। इतनी बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए प्रॉपर जो है वे चाहिए, प्रोसेस चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है कि जितने भी लोग हैं संस्था में, जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथ एकत्रित करके सबके दिमाग में एक गोल सेट कर दिया जाए कि हमें जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सबके जितने लोग काम कर रहे हैं सबको एक ही माइंडसेट से चलना होगा। एक ही माइंडसेट को लेकर चलाने के साथ अगर कंपनी जो है कम टाइम में, याद रहे कम टाइम में, सभी लोगों के साथ कम टाइम में ज़्यादा वेस्टेज ना करके, यानी कि ज़्यादा वेस्ट ना करके कम टाइम में कम पैसों में अगर अपने गोल को अचीव कर ले तो वो किसके थ्रू होगा, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू होगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ पे शायद कट चुका है, ये मैनेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे होगा मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधक। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लिखा हुआ है ताकि जो हिंदी मीडियम के भी हैं तो उनको भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सिस्टेमेटिक प्रोसेस, देखिए यहाँ पे पहले भी लिखा हुआ है, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस, एक तरीके का, ठीक है, एक अच्छे तरीके की प्लानिंग मतलब जो हमने प्लान किया है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं प्लानिंग। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। वेयर वी आर, हम अभी कहाँ पे हैं और हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, ठीक है, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं प्लानिंग। ओके, सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि जो भी साधन कंपनी के अंदर, जितने भी साधन, चाहे मशीन्स हो चाहे लोग हो, उन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ये नहीं कि मशीनें कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, आधे लोग बैठ रहे हैं घूम रहे हैं, ऐसे नहीं, हर एक चीज़ जो है ऑर्गेनाइज वे में हो। डायरेक्टिंग मीन्स उन्हें आदेश देने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी खोल दी गई है, मशीनें लगा दी गई हैं, लोग आ रहे हैं, अपना क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, कौन उसमें कच्चे आलू डालेंगे, कौन उन आलू को धुलेगा, कौन पैकेजिंग करेगा, ये सबको समझाने के लिए एक डायरेक्टर या फिर डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देने वाला होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग मतलब कि एक जो है वो डिपार्टमेंट कैटेगरी बना दी जाए कि 10 लोग जो है
आलू देखने जाएंगे मार्केट में, 10 लोग जो हैं वो आलू को जो आलू खरीदने वाले हैं उनको छाटेंगे, फिर 10 लोग क्या करेंगे, उन आलू को धुलेंगे और उनको चिप्स वगैरह काट के जो है आगे मशीन्स में डालेंगे, बाकी मशीन्स में जो लोग लगेंगे वो आगे का काम प्रक्रिया आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में अगर हर एक चीज़ हो रहा है तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कंपनी ने सोचा कि अगर हम 5 मशीन से 50 पैकेट के चिप्स बना सकते हैं और नीचे काम कर रहे एम्प्लॉय ने सोचा कि अगर हम 50 क्यों बनाएं, हम उसी मशीन 5 ही मशीन से हम 100 चिप्स बना ले तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। अपने हिसाब से एम्प्लॉय काम नहीं कर सकते, एक प्रॉपर ऑर्डर वे जो है फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डाइटिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। किसी भी गोल को पाने के लिए, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए हमें जो है एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, स्टाफिंग चाहिए, डाइटिंग और कंट्रोलिंग। ये जो आपका प्लानिंग है, देखिए इसके बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 मेन एलिमेंट्स है मैनेजमेंट के। इसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में एक खास जो है सेपरेट चैप्टर्स बनाए गए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे दोबारा आते हैं। विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी संगठन के संसाधनों की योजना बनाना, आयोजन करने, निर्देश करने, स्टाफिंग करने और नियंत्रण करने की व्यावसायिक प्रक्रिया, एक तरह का प्रोसेस या प्रक्रिया है, वो आपका मैनेजमेंट होता है। कहाँ हम हैं, कहाँ हम जाना चाहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक साथ क्रमबद्ध होकर एक ही माइंडसेट के साथ सबके साथ एक ही गोल होना चाहिए। ये ना हो कि 10 लोग चाह रहे कि हम 50 बनाए, 5 लोग चाह रहे नहीं हम 4-5 पैकेट ही बना दें, उसी में लोग खुश हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेम जो है एम होना चाहिए। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग पीपल मीन्स जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे 100 हो, 200 हो, 1000, 2000, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सभी लोग के अंदर एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छी बातचीत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आलू लेके आ रहा है मार्केट से, हाँ, जो आलू मार्केट से लेके आ रहा है, मान लेते ये ए है, ये बी है, ठीक है, अब ये दोनों के किसी बात को लेके मतभेद हो जाए, ये ए जो आलू लेके आ रहा है, बी कह दे कि नहीं हम आपसे आलू नहीं लेंगे, आप पता नहीं कैसे लेके आ रहे हैं, तो मतभेद नहीं होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, आपसी संबंध होना बहुत ज़रूरी है। टाइम बचना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अगर वो गोल को अचीव कर रहे हैं तो कम समय ले, कम से कम समय में, अगर प्लान हुआ भी है 1 साल का तो कोशिश रहे उसे कम समय में, सारे मैनेजमेंट्स वही करते हैं, कम समय में ही जो है गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, समय बचाते हैं, पैसे की ज़्यादा खर्च ना हो, कम पैसे खर्च करके भी अगर मैनेजमेंट उस गोल को अचीव कर लेता है, ठीक है, तो ये उसको भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट वे हम लोग कह सकते हैं। ज़्यादा रिसोर्स का जो है नुकसान ना हो, ये ना हो कि अगर हम 10 किलो आलू ला रहे हैं, 10 किलो आलू में 7 किलो आलू का चिप्स बना, 3 किलो आलू खराब होगा, तो रिसोर्स बचे, रिसोर्स भी जो है ज़्यादा वेस्टेज ना हो। कोऑर्डिनेटिंग पीपल, टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्स टू एंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड efficiently and effectively. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक तरह का प्रक्रिया है जो किसी भी इंडिविजुअल, फर्म या फिर किसी भी कंपनी को एक प्रोसेस के रूप में फॉलो करवाया जाता है। एक प्रोसेस होता है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें आपको टाइम भी बचाना है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी लेके आना है, ठीक है, क्रमबद्ध होकर एक साथ एक ही वे में जो है सब फ्लो हो। वैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट की बहुत बड़ी परिभाषा है, अगर मैं चालू कर दूँ ना तो हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा ना खींचे ये वीडियो, ठीक है। ना समझ में आएगा तो उसके आगे तो मैं हूँ ही बताने के लिए। इंट्रोडक्शन, अब हम लोग यहाँ पे परिचय देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है परिचय, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय।
पहला पॉइंट लिखा हुआ है फैक्टर इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यवसाय संगठन की सफलता या असफलता का कारक होता है। मैनेजमेंट, अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हैं, अगर एक प्रॉपर, ठीक है, अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक बहुत अच्छे से प्रबंध मैनेजमेंट, बहुत अच्छा प्रबंध अगर अप्लाई हुआ है तो गोल आप कम टाइम में गोल आप अचीव कर लेंगे, लेस टाइम में करेंगे, लो वेस्ट में करेंगे, यानी कि ज़्यादा आप ना तो रिसोर्स खर्च कर पाएंगे, ना ही ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और आप अपना गोल अचीव कर भी लेंगे अगर प्रॉपर वे मैनेजमेंट फॉलो हुआ है तो। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं फॉलो हुआ है तो वो संस्था तो मान लो डूबी गई, वो संस्था जो है फेल है। उसी पॉइंट को लिखा गया है कि मैनेजमेंट आपका एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी संस्था, ठीक है, किसी भी संस्था या संगठन की सफलता या असफलता का कारक हो सकता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है इट्स प्लान ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोल द एक्टिविटी एंड रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। वही बात है जो मैंने कहा कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, आप अच्छे से सारे मैन मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, स्टाफिंग सबका कैटेगरी बनाया, डायरेक्टिंग सबको इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्टर जो है डायरेक्टिंग आप दे पा रहे हैं, और भी कॉमन ऑब्जेक्टिव सबको समझा के कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं कि 10 लोग अलग सोचे 10 लोग अलग सोचे, जितने लोग काम कर रहे हैं सबका दिमाग में एक ही गोल हो कि हमें जो है सेम ऑब्जेक्ट को जो है अचीव करना है। उसी पॉइंट का समझाया गया है। ठीक है, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गतिविधियां और संसाधनों की योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना। ठीक, अगला पॉइंट है इट्स मोबिलाइज द यूटिलाइज ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए इस वर्ड को दोबारा यूज किया गया है, आगे इसको समझाया गया है, बहुत ही ईजी है, एग्जाम से पूछे जाते हैं, हो सकता है डिफरेंस भी पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ मानव, भौतिक, वित्त और सूचनात्मक साधनों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक जुटाकर और उपयोग करता, सेम वही बात है जो मैंने अभी समझाया ना कि सारे लोगों को एक साथ लेके क्रमबद्ध होकर सेम गोल को अचीव करना, तो वही बात है यहाँ पे शब्दों का जो है शब्द जो है बदले गए हैं, बाकी भावनाएं वही हैं। प्रबंधन समग्र रूप से समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम्स में आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे कि मैनेजमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, समाज कल्याण, समाज के विकास के लिए मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा अपना हिस्सेदारी निभाता है, एक बहुत ही अच्छा रोल को प्ले करता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलें, आगे चलते हैं। ओके, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बहुत सिंपल है, मैं यहाँ बता दूँ इफेक्टिवनेस का मतलब। अगर मान लें, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे कॉलेज ने, ठीक है, हमारे कॉलेज ने संत कबीर विद्यापीठ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मगहर, इन्होंने जो है बाहर किसी कारपेंटर को कहा कि आप हमें 2 दिन के अंदर 10 बेंच बना के दें, जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे 10 बेंच, 2 दिन के अंदर जो है 10 बेंच को बना के दें। किसी कारपेंटर को कहा गया। अब कारपेंटर ने क्या किया, उन्होंने 2 दिन नहीं, ठीक है, 2 दिन ना लेके 3 से 4 दिन लिया और 10 बेंच बना के दे दिया। ठीक है, एक के पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ, 3 से 4 दिन में 10 बेंच जो है बना के दे दिया। अब इसमें ये पॉसिबिलिटी आएगी कि मैनेजमेंट ने उसे 2 दिन का समय दिया था, हमारे विद्यालय ने कहा, हमारे कॉलेज ने कहा कि 2 दिन में आप बनाइए, पर उन्हें 3 से 4 दिन में बनाया। इसका मतलब कि वो काम तो बहुत अच्छा किया गया होगा, यानी कि परफेक्ट वर्क हुआ होगा, इसमें कोई नुस्ख निकल नहीं सकता, ये प्रायिकता हो सकती है। लेकिन इन केस मैनेजमेंट ने कहा कि 2 दिन में आप 10 बेंच बना के दीजिए, लेकिन कारपेंटर ने क्या किया, 1 दिन के अंदर ही 10 बेंच बना दिया। 1 दिन के अंदर जो है कहा, लीजिए सर 10 बेंच तैयार, आप लेते जाइए अपने कॉलेज में, पढ़ाइए बच्चों को। तो इसमें क्या प्रायिकता हो सकती है, या तो वो प्रॉपर नहीं बना हो, इम्प्रॉपर हो, कम समय में 10 बेंच बना दिया तो पता नहीं किस लकड़ी का बना हो, क्या मजबूती होगी, क्या क्वालिटी होगी,
गारंटी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या देखने मिला कि काम तो परफेक्ट हुआ, काम परफेक्ट हुआ पर टाइम लगा। और इसमें क्या देखने मिला कि टाइम नहीं लगा, इसमें टाइम नहीं लगा, और काम भी जो है, वर्क भी जो है वो डेलीगेट अच्छे से नहीं हुआ। ये तो कॉलेज के लिए अच्छी बात है कि एक दिन में आपने बना के दे दिया, ठीक है, कॉलेज के लिए अच्छी बात है एक दिन में आपने बना के दे दिया, लेकिन काम प्रॉपर नहीं हुआ। और आपने दूसरी जगह क्या किया, 3 से 4 दिन लिए, 4 दिन लिया, लेकिन काम बहुत अच्छे से करके दिया, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी बेंच डिजाइन करके आपने दिया, बस समय ज़्यादा ले लिया आपने। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये काम जो है, ठीक है, ये काम जो है आपका एफिशिएंस हुआ है, एफिशिएंस यानी कि कुशल हुआ है, ये काम आपका एफिशिएंस हुआ है पर इफेक्टिव नहीं हुआ है। और ये काम जो है इफेक्टिव हुआ है टाइम को लेके कि आपने टाइम से पहले दे दिया, इफेक्टिव हुआ है लेकिन एफिशिएंट नहीं हुआ है। समझ रहे इस बात को? तो किसी भी मैनेजमेंट को अगर अपने गोल को अचीव करना है तो इफेक्टिव प्लस एफिशिएंसी, इफेक्टिव मतलब कि काम सही ढंग से करना है, और एफिशिएंसी यानी कि समय के साथ कम वेस्टेज के साथ आपको उस काम को अचीव करना है। अचीविंग गोल विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स लाइक टाइम एफर्ट, ज़्यादा ना टाइम लेना है ना ही ज़्यादा कोई वेस्ट उसमें आपको इंक्लूड करना है। वेस्टेज का मतलब है खर्चा, अगर आप वेस्ट करें किसी चीज़ को तो आपको खर्चा होगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो गोल अचीव भी करो खर्चा भी ज़्यादा करे। और इसमें क्या है, सही रिजल्ट, पक्का रिजल्ट आना। इफेक्टिव मतलब कि समय बचे, वेस्टेज ना हो, और आप जो है अचीव को, जो रिजल्ट है, जो एम है उसको अचीव कर लें। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। गोल ये है आपका मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रबंधक की विशेषताएं, ये है आपके प्रबंधक की विशेषताएं। चलिए अब चालू करते हैं। कुछ पॉइंट्स है यहाँ मैं हल्का हल्का समझा दे रहा हूँ, बाकी अगर एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट क्लास में मैं दे दूंगा। गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट की पहली विशेषता है कि उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, एक लक्ष्य होना चाहिए कि क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है। गोल ओरिएंटेड हो। यूनिवर्सल मैनेजमेंट जो है आपका यूनिवर्सल मतलब कि छोटे बिजनेस से लेके बड़े बड़े बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस किसी गांव में हो, चाहे बड़ा बिजनेस किसी इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है, वो यूनिवर्सल है मैनेजमेंट, हर जगह फॉलो होता है। कंटिन्यू एक्टिविटी मैनेजमेंट आपका कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलते रहता है, इसको आप रोक नहीं सकते। मैनेजमेंट का रुकने का मतलब है कि वो संस्था बेकार हो चुकी है, गोल अचीव नहीं कर पाएगी और वो घाटे पे चल रही है। ग्रुप वर्क मैनेजमेंट किसी एक अकेले व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये ग्रुप वर्क है, ठीक है। उस पर काम करने वाले चाहे ऊपर के अधिकारी हो, उसके नीचे के काम कर रहे हो, चाहे कोई लेबर हो, अधिकारी हो चाहे लेबर हो चाहे कोई भी हो, जो भी काम कर रहा है किसी संस्था में, ठीक है, कि जो भी काम कर रहे हैं इन सब, ये एक ग्रुप वर्क है, ठीक है। जैसे अपने कॉलेज में प्रिंसिपल सर हैं, उनके अंडर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फिर हम सारे टीचर्स आते हैं, हम सारे टीचर्स के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम सभी स्टाफ्स के नीचे जो है जो पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं, वो सारे लोग भी इस संस्था के अंडर आते हैं। तो संस्था के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं ये समूह वर्क है, यानी समूह कार्य, ग्रुप वर्क, जो मैनेजमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व प्लानिंग बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। मैनेजमेंट के ऐसे नहीं है कि अगर एक गोल अचीव हो जाए तो दूसरा प्लानिंग ना करें, अगर एक प्लान हो गया सक्सेस हो गया तो सेकंड प्लान जो है तैयार रहता है, यानी कि ये भी कंटिन्यू प्रोसेस है। संगठन सबको जो है एक साथ संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी संस्था को अगर कोई गोल अचीव करना है तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि 4 लोग अलग काम करें, 5 लोग अलग काम करें तो वो रिजल्ट बेकार रहता है। डायरेक्टिंग निर्देश देने के लिए ऐसा ना हो कि अगर एक कॉलेज में 5 टीचर्स है, उन्हें बताया ही नहीं किया गया कि आप अक्टूबर से पहले जो है सिलेबस कंप्लीट कर दें, उन्हें आदेश दिया ही नहीं गया, उन्हें डायरेक्ट दिया ही नहीं गया, डायरेक्टिंग किया ही नहीं गया, तो क्या संस्था वो गोल को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है डायरेक्टिंग जो है हो, मतलब कि आदेश जो है, निर्देश जो है दिया जाए, तभी जो है वो फ्लो आराम से होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। स्टाफिंग कर्मचारी नियोजन,
इसमें जो है आपके कई सारी चीज़ें भी आती हैं, इंक्रीमेंट वगैरह को लेके आगे बात करेंगे हम लोग। फिर है कंट्रोलिंग रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य। ठीक है, कुछ उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि मानते प्रिंसिपल सर का उद्देश्य है कि हमें इतने रिजल्ट्स निकालने हैं, हम टीचरों का भी ये उद्देश्य हो गया कि हमें रिजल्ट्स भी निकालने हैं, ठीक है, और एक बेटर जो है जीवन शैली भी जो है अपने बच्चों को प्रदान करना है, स्टूडेंट्स को प्रदान करना है। तो जितने लोग काम कर रहे हैं सबका खुद का उद्देश्य भी होता है हर एक चीज़ को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि ये पहला क्लास था। ठीक है, ये पहला क्लास था, तो कोशिश मैंने करा है कि जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब इसके बाद जो क्लासेस जो मैं लूँगा केवल टॉपिक पे ही डिस्कशन होंगे, टॉपिक पे ही बातचीत होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद जो पॉइंट्स होंगे उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू।